नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रेगनेंसी के बाद होने वाले प्रसव के दौरान अनुभवहीन डॉक्टरों द्वारा प्रसूता के परिजनों को कई बातों को लेकर डरा दिया जाता है, जिसके बाद परिजन परेशान हो जाते हैं। इसी परेशानी का फायदा उठाकर डॉक्टर सामान्य प्रसव को भी ऑपरेशन का रूप देने में जुट जाते हैं। पेट में पल रहे बच्चे को पीलिया का होना, बच्चे का पेट में उल्टा हो जाना सहित कई बातों के बारे में जानकारी दी श्री ओम हॉस्पिटल भूतेश्वर रोड मथुरा की स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी अग्रवाल ने। आप भी जानिए प्रसव के दौरान होने वाले बच्चे को लेकर डॉक्टर द्वारा कही जाने वाली डरावनी बातों और उनके समाधान के बारे में। प्रेगनेंसी जो कि लगभग 9 माह की अवधि होती है, इस दौरान एक महिला अपने गर्भ में एक शिशु को पालती है। इस विषय पर पहले ही हम बात कर चुके हैं ओम हॉस्पिटल से डॉक्टर मानसी अग्रवाल, जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ बांझपन की भी विशेषज्ञ है। प्रेगनेंसी के बाद समय आता है प्रसव का। प्रसव जो कि एक सामान्य या चिकित्सकीय प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान या इस प्रक्रिया के द्वारा एक महिला बच्चों को जन्म देती है, लेकिन कभी-कभी इस प्रक्रिया में या प्रसव के समय कुछ जटिलताएं, कुछ परेशानियां या कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इन्हीं सब विषय पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं ओम हॉस्पिटल से स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी अग्रवाल जी। तो सबसे पहले तो मैम का बहुत बहुत स्वागत डीएनजी न्यूज चैनल में। जय श्री राधे और डीएनजी न्यूज का एक पुनः आभार कि आज फिर से हम एक दूसरे के सामने हैं। और हाँ, मैं आपके माध्यम के द्वारा अपनी मथुरा की नगरी को, बाकी महिलाओं को जागरूक कर पाऊंगी आज। धन्यवाद मैम। मैम, सबसे पहले यही सवाल कि जॉन्डिस जिसको पीलिया भी कहा जाता है, आखिर पेट में पल रहे बच्चे को, गर्भ में पल रहे बच्चे को पीलिया कैसे हो जाता है? जॉन्डिस बच्चे को भी पेट से भी हो सकता है अगर मदर को कोई भी वायरल हेपेटाइटिस रहा हो प्रेगनेंसी में, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, या फिर मदर को जॉन्डिस। एक टर्म होती है हमारे प्रेगनेंसी में इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, बहुत ज्यादा खुजली रहती है उसको पूरी बॉडी पर। तो इन सब दोनों चीजों में कई बार मदर का बिलिरुबिन लेवल हाई हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मदर को जॉन्डिस हो जाता है, और उसी टाइम में बच्चे को भी जॉन्डिस स्प्रेड हो सकता है। दूसरा एक टर्म होता है जब मदर का अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और फादर का पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन की वजह से भी कई बार बच्चा जब पैदा होता है तो वो कॉन्जेनाइटल जॉन्डिस ही उसको आता है उसी टाइम पर। इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी भी बच्चों को जॉन्डिस आता है। जैसे कई बार हम सुनते हैं कि मैडम आपने छुट्टी कर दी और बच्चे को घर जाकर पीलिया हो गया। तो जॉन्डिस घर जाकर स्पेशली 4th डे टू 10th डे के बीच में पोस्ट बर्थ बच्चों को जॉन्डिस होता है। कई बार ये जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल होता है, 80% फिजियोलॉजिकल मीन्स नॉर्मल होता है, ज्यादातर बच्चों को आता ही आता है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता है। इसमें बिलिरुबिन लेवल्स लेस देन 12 होते हैं। ये अपने आप, जैसे कहते हैं बच्चों को सुबह की धूप दिखाना, इन सब चीजों से ही ठीक हो जाता है। पर हाँ, दूसरा टर्म है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जहाँ जॉन्डिस बिलिरुबिन लेवल्स बहुत हाई हो जाएं, तो हमें अलर्ट रहना होता है। यही नहीं सोचना है कि मैडम ने कहा है कि ये तो नॉर्मल है, सब बच्चों को आता है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा पीला दिखने लग जाए, सुस्त हो जाए या दूध लेना बंद कर दे, तो वो जॉन्डिस अलार्मिंग है और फिर बच्चे के डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। फिर उसका ट्रीटमेंट उसी अकॉर्डिंग होता है। जी मैम, एक बात और आती है प्रसव के दौरान, कई बार ये कहा जाता है कि बच्चा उल्टा है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या बच्चा पहले से ही उल्टा होता है या प्रसव के दौरान ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे बच्चा उल्टा होता है? और इस स्थिति का पता कैसे लगाया जा सकता है कि बच्चा पेट में या गर्भ में उल्टा है और कैसे इसका समाधान किया जाता है? उल्टा बच्चा बहुत ही कॉमनली हमने सब सुना होगा। उल्टा बच्चा क्या होता है, जब सर नहीं आ रहा है, जो हमारा पहला पार्ट जो डिलीवरी के दौरान जब जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, पहले ज्यादातर सर आता है, उसको हम सीधा बच्चा कहते हैं। पर अगर बच्चे के हिप्स पहले आ रहे हैं
या पैर पहले आ रहे हैं तो उसको हम उल्टा बच्चा कहते हैं। उल्टा बच्चा एक नेचुरल चीज है, इसमें कुछ कारण होते हैं, किसी के कोई भी मतलब अगर बच्चे कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस हाफ बना हुआ है, जैसे यूट्रस की शेप्स अलग हैं तो ब्रीच होता है, ठीक है, सिंगल है, पूरा नहीं है, या फिर बच्चे का सर बहुत बड़ा है, या नीचे प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीविया जिसको कहते हैं, जहाँ कहते हैं ओनार नीची है, तो बच्चे का सर जो है वहां पे पोजीशन नहीं हो पाता है और बच्चा अपने आप पोजीशन फिर ऑपोजिट ले लेता है और उसका सर ऊपर चला जाता है। तो इसको हम ब्रीच ब्रीच कहते हैं यूजुअली हम अपनी टर्म्स में, बाकी उल्टा बच्चा होता है। ये उल्टा बच्चा वैसे आजकल तो कॉमन सब लोग हम डायग्नोज कर लेते हैं पहले ही, हम ऑब्स्टेट्रिशियंस तो बाय जब हम एग्जामिन करते हैं तो भी हमें पता चल जाता है बाय हैंड्स, और नहीं तो बेस्ट डायग्नोस्टिक तो हमारा अल्ट्रासाउंड मशीन है ही, जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि बच्चा उल्टा है। फिर उससे निपटने के लिए, उसके समाधान के लिए क्या किया जाता है? घबराने की कोई जरूरत नहीं है अगर बच्चा उल्टा है। ज्यादातर अगर बच्चा जैसे शुरू के टाइम में उल्टा भी होता है तो बाय 36 हफ्ते तक ये बच्चा सीधा हो जाता है। ज्यादातर केसेस में सिर्फ 4 या 5% केसेस में ही ये बच्चा कंटिन्यूअस उल्टा ही रहता है। अब करना क्या है, मान लीजिए अब हमारा पेशेंट पूछता है मैम अब बच्चा उल्टा है, अब क्या करना है। उल्टे बच्चे की भी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सारे ही बच्चों में ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर हाँ कभी कभी रिस्क होता है कि सर बच्चे का फंस सकता है, तो हम मान के चलते हैं कि 5 से 8% बच्चों के सर डिलीवरी के टाइम पे फंस सकता है, तो हमें एक रिस्क लेना होता है। मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स में सिजेरियन इज द सेफेस्ट ऑप्शन, पर नॉर्मल डिलीवरीज आराम से हो जाती हैं। अगर बच्चे का वेट बहुत ज्यादा नहीं है, 3-3.25 किलो तक ही है, तो हम आराम से नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं उसमें, और साथ में एसोसिएटेड कोई भी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं है। सभी चीजों को देखकर, जांच पड़ताल करके आप कहना चाह रहे हैं कि अगर बच्चा उल्टा भी है, अगर सभी चीजों का परीक्षण ढंग से हुआ है तो डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है, कराई जाती है, कराई कोई जा सकती भी है। चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है हमारी ब्रांच में। कुछ कई केसेस हम सभी ने कराए हैं नॉर्मल डिलीवरी उल्टे बच्चे में, और कई बार हमने सिजेरियंस भी करे हुए हैं। हर मदर हर बच्चा अलग है, इसलिए कोई भी एक डेफिनेट मेडिसिन कुछ भी डेफिनेट नहीं होती है। देयर इज नो फिक्स्ड रूल। हर पेशेंट को एनालाइज करना होता है, कितनी आपकी हड्डी का रास्ता कितना अच्छा है, बच्चा और आपकी हड्डी के रास्ते का कितना अच्छा रेशो है। अगर हड्डी छोटी है और बच्चा उसके हिसाब से वेट बड़ा है तो बिल्कुल ट्रायल नहीं दिएंगे आपके डॉक्टर, ठीक है ना। अगर बच्चे का वेट जैसे 2-2.25 किलो है और वो उल्टा है, वो आराम से नॉर्मल हो सकता है। पर कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ उल्टे बच्चे में हम कभी भी नॉर्मल नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए प्लेसेंटा है पहले, या फिर ट्विंस, मतलब ट्विंस में प्रेजेंटेशंस हमें अगेन देखनी पड़ती हैं कि किस तरीके से हैं। तो छोटे बच्चे जिनका वेट ज्यादा नहीं है वो इजीली डिलीवर हो जाते हैं। चलिए मैम, एक चीज और है जो बात आती है कि प्रसव के समय परिजनों से ये कह दिया जाता है, जो प्रसूता होती है उसके परिजनों से, कि बच्चे के पेट में गंदा पानी चला गया है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो गंदा पानी जिसको कहते हैं जो बच्चे के पेट में चला जाता है, ये आखिरकार किस वजह से और किन लोगों की कमियों की वजह से ये ऐसा होता है? क्या अनुभवहीन डॉक्टरों द्वारा प्रसव कराने पर ये समस्या उत्पन्न हो सकती है? बच्चा, इस टर्म को हम कहते हैं बच्चे ने पॉटी कर दी है पानी में, या बच्चे ने गंदा पानी छोड़ दिया। ये क्या होता है, बच्चा बोल तो सकता नहीं है अगर उसको कोई तकलीफ है अंदर। अगर हाइपोक्सिया हो रहा है या बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है माँ के पेट के अंदर, तो बच्चा जो है मिकोनियम पास कर देता है। मिकोनियम आपकी कॉमन शब्दावली में बच्चा पॉटी कर देता है। अब जो पानी जो उसके चारों ओर होता है वो वैसे साफ होता है, बिल्कुल साफ स्टेराइल वाटर होता है। अब ये पानी हो गया है गंदा। ये एक इंडिकेशन होता है कि बच्चा अच्छा फील नहीं कर रहा है पेट के अंदर और थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब मिकोनियम आ गया तो अब सवाल है कि अब क्या करें। पेशेंट कहता है मैडम आपने तो कहा था 9 महीने हमने आपसे इलाज कराया,
आपने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी करा के देंगी, अब आप ऐसी बातें कर रही हैं। आपने जब एडमिट किया था तब भी कहा था हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगी, अब आप कह रही हैं बच्चे ने लेटरिन कर दी, गंदा पानी आ रहा है। ये तो आपकी बात नहीं है। बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आज सबको एक ज्ञान देना चाहूंगी कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है। ये नेचुरल मैकेनिज्म है, बच्चा अपने आप कर रहा है। कर दिया है तो हमारा काम होता है आपको अलर्ट करना। क्यों? अगर ये गंदा पानी, क्योंकि बच्चा यही पानी लगातार पी रहा है, ये गंदा पानी बच्चे के पेट में, मुंह में जाएगा और डायरेक्ट फिर लंग्स में चला जाता है। लंग्स में चला जाता है तो उसको इन्फेक्शन होगा, लंग्स को न्यूमोनाइटिस कहते हैं। आगे ये बच्चे कई बार एडमिट भी हो सकते हैं। तो एक हमें आपको इंडिकेट तो करना ही है। फिर डिपेंड करता है फाइंडिंग कहाँ है। अगर हम समझते हैं कि अगले आधे एक घंटे में बच्चा डिलीवर करने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसकी हार्ट रेट ठीक चल रही है बच्चे की, तो तब भी हम नॉर्मल डिलीवरी करा लेते हैं उसकी। पर अगर डिलीवरी होने में अभी बहुत समय है, मान लीजिए अभी रास्ता बच्चेदानी का खुला ही नहीं है और बच्चे ने लेटरिन कर रखी है और बहुत ज्यादा कर रखी है, तो डेफिनेटली जितनी देर वो बच्चा उस गंदे पानी में रहेगा तो चांसेस बढ़ती ही जाती है। तो बेटर होता है फिर ऐसे केसेस में ऑपरेशन कर देना, क्योंकि वो बच्चा अंदर स्वस्थ नहीं है। और फिर जब ये बच्चा होगा तो रोएगा नहीं, इनएक्टिव होएगा, या फिर एडमिशन के चांसेस नर्सरी में बढ़ जाते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात आपने बताई और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे एक्सप्लेन किया। मैं समझती हूँ जितने भी लोग दर्शक जो देख रहे हैं वो काफी अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिजनों के समझ में ये टर्म नहीं आता है। गायनी बार बार उन्हें समझाती रहती हैं, डॉक्टर बार बार बोलती हैं, पर वो नहीं समझते हैं और उसी नासमझी के चलते या कुछ लोग फैमिली में और भी इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों द्वारा ये कहा जाता है अरे डॉक्टर ठीक नहीं है और आप लोग हॉस्पिटल चेंज कर दो, डॉक्टर ठीक, डॉक्टर को ही चेंज करो आप, हम और कहीं करवा लेंगे नॉर्मल। और फिर उस चीज से कहीं ना कहीं जो प्रसूता है, जो माँ है, जो माँ बनने वाली है, जिसका प्रसव होना है, वो और बच्चा दोनों ही उससे डिस्टर्ब होते हैं और कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं और बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। और अधिकतर केसों में मैं कहना चाहूंगी, पर मुझे नहीं कहना चाहिए, यहाँ तक कि बच्चे की जान को भी खतरा रहता है। और कई केसेस में माँ ऐसी रह जाती है कि 9 महीने बच्चा गर्भ में रखने के बाद भी बच्चा उसे हाथ नहीं लगता है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए और जो आपने सलाह दी है उस पर एक बार गौर अवश्य करना चाहिए। एक और चीज मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगी। एक हमारे यहाँ एक बहुत ही कॉमन चीज होती है 8वें 9वें महीने में कि एकदम से पानी कम, हम बद बोलते हैं, हम ही बताते हैं कि अब पानी कम हो गया है। तो भी पेशेंट के फैमिली का सवाल होता है, अभी तक तो आप कह रही थी सब ठीक चल रहा है, अब कैसे एकदम से पानी कम हो गया? अगेन ये भी नेचुरल है, इसमें आपके डॉक्टर का या अगेन पेशेंट का भी कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। अगर माँ पानी भी अच्छे से पी रही है, डॉक्टर भी अच्छे से देख रहा है, पर अगर बेबी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो इसी तरीके से इंडिकेट करता है अपनी प्रॉब्लम और पानी कम हो जाता है बच्चे में। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा सवाल आता है पेशेंट की फैमिली के मन में कि ये तो मैडम अपने आप पानी कम कर दे रही है और अभी ऑपरेशन का मन है इनका। हमारा कभी ऑपरेशन का मन नहीं होता है, हमें तो बेस्ट है नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, पेशेंट सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है और हमारे लिए अगली सेकेंड थर्ड डिलीवरी भी हमारे लिए इजी हो जाती है। बट अगर हम आपको कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क फैक्टर्स नहीं बताएंगे तो वो भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होगा आपके लिए। जब पेशेंट आपके पास लगातार आ रहा है, पहुंच रहा है, तो हर एक चीज से उसे अवगत कराना, उसके परिजनों को बताना, ये भी एक डॉक्टर की जिम्मेदारी बन जाती है। चलिए मैम, एक चीज और बताइए, प्रसव कराने के लिए अनुभवी डॉक्टरों की टीम होना कितना आवश्यक है? सबसे ज्यादा आवश्यक है। जिस चीज को बच्चे को हमने 9 महीने अपने अच्छे से संजोया, अपने पेट में पूरा खाने पीने का ध्यान रखा, माँ का ध्यान रखा, तो अब एंडिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, डिलीवरी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब कहाँ करानी चाहिए डिलीवरी? डिलीवरी हमेशा एक अच्छे सेंटर पे करानी चाहिए जो वेल इक्विप्ड हो। आपकी वहां पे ऑब्स्टेट्रिशियन हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, एनेस्थेटिस्ट हो, पीडियाट्रिशियन हो, है ना, बच्चे के डॉक्टर, बेहोशी के डॉक्टर, या फिर एक रजिस्टर्ड सेंटर जहाँ जैसे गांव में या आउटर पेरिफेरी में एएनएम्स हो, सीएचसीज हो, जहाँ पे मैनेजमेंट हो सके।
क्योंकि डिलीवरी सिर्फ डिलीवरी नहीं है, कई बार डिलीवरी के बाद कई सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, जैसे ऑनर नहीं आई, वो फंस गई, ब्लीडिंग हो गई बहुत बार डिलीवरी के बाद एकदम से, बीपी हाई हो गया, पेशेंट को दौरा पड़ गया, या बच्चे को भी बच्चा नहीं रोया। तो एक हमेशा हमारे पास फैसिलिटीज पूरी होनी चाहिए, तभी हम माँ, एक सुरक्षित माँ और सुरक्षित बच्चा, तभी हम समाज को दे पाएंगे। एक चीज और, किन लोगों द्वारा प्रसव कराने से बचना चाहिए? जहाँ पर सारी सुविधाएं ना हो, जो रजिस्टर्ड ना हो, जिनके पास डिग्री ना हो। तो इसमें मतलब एएनएम्स तो अब अच्छी हैं, रजिस्टर्ड हैं, सीएचसीज रजिस्टर्ड हैं। बाकी देखिए, जहां आप खुद समझ सकते हैं, जहां पर सुविधा नहीं दिख रही हो आपको, मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए भर्ती हो गए और वहां पे सुविधा नहीं है किसी भी तरीके की, सिर्फ एक छोटी सी जगह पे, फिर अगर मान लीजिए सर्जरी की जरूरत पड़ गई, एकदम से बच्चा फंस गया लास्ट में आते आते, फिर कहाँ उस टाइम लेके थोड़ी भाग पाएंगे। तो जहाँ सारी सुविधा दिखे, हर कोई इतना समझदार है कि खुद से समझे, कुछ थोड़े पैसे बचाने के लिए ये जीवन भर का नुकसान ना करें अपना। धन्यवाद मैम। तो अभी तक हमारे साथ जुड़ी रही ओम हॉस्पिटल से स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी अग्रवाल, जिन्होंने हमसे की बातचीत। अपनी बातचीत में उन्होंने प्रसव के समय उत्पन्न होने वाली जटिलताओं और समस्याओं के बारे में बताया और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। उम्मीद है जो भी दर्शक इसे देखेंगे वो समझ पाएंगे कि जो जटिलताएं होती हैं वो कैसी होती हैं और किस तरीके से उनका समाधान किया जाता है। डॉक्टर्स अगर आपको कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो उनकी बात अवश्य ध्यान से सुनिए, गौर करिए, क्योंकि एक डॉक्टर है जो माँ के साथ-साथ 9 महीने तक लगातार, वो भी उस बच्चे को जो गर्भ में पल रहा है, उसे लगातार एग्जामिन करती है, देखती है और वही सारी स्थिति बच्चे की आपको अच्छी तरह बता सकती है। तो इधर-उधर की बातों में आकर अपना समय और जच्चे बच्चे की सेहत से खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें। अपने गायनिक की, अपने डॉक्टर की उचित सलाह और परामर्श के अनुसार ही कोई कार्य करें। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज़। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज़ के लिए।